जो जितने लोग बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहे हैं या जो और भी वकील हैं, क्या उन लोगों ने इस तरह की मांग नहीं रखी कि भैया आप जल्द से जल्द इस चुनाव को पूर्ण कराएं? कोई तिथि नहीं आई क्या वहाँ से? देखिए, असल बात यह है ना कि आम अधिवक्ता जो वोटर है वो अपनी केवल जबान से बोल सकता है, अखबार में कह सकता है, मीडिया पे बोल देगा, लेकिन करना तो मतलब जो है कि जो मॉनिटरिंग कमेटी है वो करेगी। तो क्या अभी तक कोई तिथि घोषित नहीं की गई? नहीं, अभी तक कोई तिथि घोषित नहीं हुई। सुविधाएं और सम्मान की अगर हम बात करें तो क्या वो भी चाहिए क्या? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, मैं केवल ही इस पक्ष में हूँ कि आम अधिवक्ता जो नीचे के स्तर, तहसील स्तर पर बैठा है, उसका और जो सुप्रीम कोर्ट में गलत कर रहा है, दोनों का सम्मान बराबर का होना चाहिए, क्योंकि काला कोर्ट उस पर भी है, बेंड उस पर भी है और बेंड तहसील के स्तर पर भी है। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे भूपेश कालरा, और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पॉडकास्ट में हमारे साथ एक खास शख्सियत जुड़ी हुई हैं, दुर्गुए सिंह भैया, जो कि बार काउंसिल का चुनाव लड़ा। इन्होंने बहुत दमखम से लड़ा। आपका बहुत बहुत स्वागत है साहब। और इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि हम एक मिनट का मौन रख के और श्रद्धांजलि दें उनको जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन हमने उन लोगों को खो दिया, जो कि हमारे एक प्रभात मिश्रा जी का निधन हुआ था। जी, आपके वकील साथी रहे हैं, और एक गोंडा में भी वकील साहब के साथ बड़ा ही एक गलत हुआ, उनकी हत्या कर दी गई। तो हम चाहेंगे कि हम उन सभी के लिए एक मिनट का मौन रख के और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। तो भगवान से ही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस वज्रपात को सहने की शक्ति प्रदान करें। तो दुर्गुए सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला पॉडकास्ट बहुत ही सफल रहा। और चुनाव कैसा रहा? सबसे पहला तो प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है, चुनाव कैसा रहा आपका? चुनाव काफ़ी अच्छा रहा, और जिन जनपदों में चुनाव हुए, चरणों में, उनमें बहुत अच्छा हुआ। पहला चरण भी बहुत अच्छा रहा, दूसरा चरण भी बहुत अच्छा रहा। जहाँ तीसरा चरण में बहुत सारे जनपद जो थे उनमें बहुत अच्छा रहा, मथुरा में बहुत अच्छा रहा जी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो व्यवधान आया वो लखनऊ में आया, और लखनऊ में भी व्यवधान ये था कि पहले से ही प्लानिंग करके लिफाफों में एक कैंडिडेट के नाम के आगे 1 नंबर लिखा हुआ था, और वो सीलबंद लिफाफे थे। इसका मतलब ये माना जाएगा कि वोट पड़ा नहीं, और उससे पहले लिफाफे अगर हैं तो ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं बेईमानी हो रही। नहीं, हम लोगों ने आगरा में भी देखा था, बहुत अच्छा चुनाव हुआ था। जी। जैसा कि आप कह रहे हैं, तीसरे चरण का चुनाव थोड़ा सा व्यवधान पैदा हुआ उसमें। और जहां तक मुझे मालूम है, गाइडलाइन ये थी कि 6 और 7 फरवरी तक चुनाव की जो चुनाव का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाना था, लेकिन अब तो इतना डेट हो गई और अभी तक पूरा चुनाव संपन्न नहीं हो पाया। तो कारण मुख्य क्या रहा? एक कारण तो इस वजह से रहा कि कहीं ना कहीं अपनी बेईमानी पर पर्दा डालने के लिए बार कौंसिल के कुछ मेंबरान चाहते हैं कि वो दोबारा वापस आ जाएं, जबकि आम अधिवक्ता की, क्योंकि मैं बहुत सारे जनपदों में घूमा भी हूँ, लखनऊ भी गया हूँ, तो आम अधिवक्ता और बहुत सीनियर वो ये कह रहे हैं कि हम बदलाव चाहते हैं, और इस तरह का बदलाव चाहते हैं कि हम पुराने लोगों को वोट, जो वर्तमान में बैठे हैं उनको वोट नहीं दे रहे हैं। वो उनका सोच है, कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना मन बनाया है, वो अलग बात है। लेकिन न्यायपालिका जो चुनाव करा रही है, और उस जगह पर अगर इस तरह की बेईमानी हो तो किससे उम्मीद करेंगे? वकील तो न्यायालय में लड़ता है अपने वादकारी के लिए, अपने मुवक्किल के लिए मेहनत करता है, वो वहाँ से न्याय पाने का प्रयास करता है और चाहता है, उसकी अपेक्षाएं रहती है कि न्याय मिले। बिल्कुल। और उस जगह पे उसे खुद नहीं न्याय मिल रहा है कि उसका वोट पहले से ही डाल दिया गया, या वहाँ इस तरह की घपलेबाजी की गई। कुल मिला के आपका कहना है कि जो तीसरा चरण था उसमें व्यवधान हो गया, जो भी चीजें हुई, बहरहाल ये तो आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन व्यवधान हुआ और इस वजह से अभी तक चुनाव पूरी तरह से संपन्न नहीं हुए हैं, और जब संपन्न नहीं हुए तो लिहाजा उसका अभी तक रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन इसके पीछे जो भी कारण रहा, जैसा भी रहा, लेकिन चुनाव होना तो बहुत जरूरी है, और कोई ना कोई तिथि तो घोषित हुई होगी। देखिए, इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर व्यक्ति को, चाहे वो कैंडिडेट हो, चाहे वो वोटर हो, और चाहे वो सपोर्टर हो, उसे ईमानदारी से उसमें एक्ट करना चाहिए, और वहाँ व्यवधान न किया जाए, वहाँ किसी प्रकार की कोई बेईमानी न हो।
और चुनाव कराने वालों को भी इस पर विशेष नज़र रखनी चाहिए कि उन्हें इस तरह का अब दोबारा पुनरावृत्ति ना कर ले। नहीं तो जो जितने लोग बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहे हैं या जो और भी वकील हैं, क्या उन लोगों ने इस तरह की मांग नहीं रखी कि भैया आप जल्द से जल्द इस चुनाव को पूर्ण कराए? कोई तिथि नहीं आई क्या वहाँ से? देखिए, असल बात यह है ना कि आम अधिवक्ता जो वोटर है वो अपनी केवल जबान से बोल सकता है, अखबार में कह सकता है, मीडिया पे बोल देगा, लेकिन करना तो मतलब जो है कि जो मॉनिटरिंग कमेटी है वो करेगी। और उन्होंने अगर नहीं किया है और अभी तक इतना विलम्ब कर रहे हैं तो क्या कारण है, उसे कायदे में उन्हें ओपन करना चाहिए, उन्हें समाचार के माध्यम से बताना चाहिए, मीडिया के माध्यम से बताना चाहिए कि हम इस वजह से व्यवधान हो रहा है, हम नहीं करा पा रहे हैं। कहें तो सही। तो क्या अभी तक कोई तिथि घोषित नहीं की गई? नहीं, अभी तक कोई तिथि घोषित नहीं हुई है। केवल कैंडिडेट ही, एक दो कैंडिडेट नहीं डाले हैं अपने उस पर कि फला तारीख को होगा, फला तारीख को होगा, वो सब झूठा साबित हुआ। तो कुल मिला के अभी तक कोई ऑथेंटिक डेट नहीं आई है और ना ही बताई गई है। कायदे में तो कैंडिडेट को सबसे पहले अधिकार है कि उसे बताई जानी चाहिए, उसके व्हाट्सएप पे डालिए मैसेज। जी बिल्कुल। वो नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नहीं, पर सवाल तो अहम ये खड़ा होता है, वकील जो होते हैं, अधिवक्ता जो होते हैं, वो तो अपने ही वादी को न्याय दिलाते हैं, पर यहाँ तो वो खुद अपने न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं, वो तो ये चाहते हैं ना कि कोई ना कोई हम में से रेड करे या कुछ करे जिससे कि चुनाव टले। अच्छा। वो चुनाव को टालने की एक प्रक्रिया चाहते हैं कि उनकी तरफ से हो, हमारी तरफ से हो। लेकिन नहीं, हमें तो हर एक पे विश्वास है, हमें हमारे अधिवक्ता भाई पे सबसे पहला विश्वास है कि वो कभी भी गलत काम नहीं होने देगा। लेकिन चुनाव अधिकारी को जो चुनाव संचालन कराने हैं या जो चुनाव की डेट घोषित करनी है, उन्हें तो ईमानदारी दिखाते हुए करना चाहिए। अच्छा, आप यहाँ पे एज आगरा के जितने भी अधिवक्ता, उनके एज आप फेस बैठे हैं यहाँ पे, सब लोग तो बैठे नहीं हैं, आप हमारे सामने हैं, तो आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि चुनाव किसी के भी पक्ष में जाए। भाई 333 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, अब 332 रह गए। पहले 334 थे, एक त्यागी साहब की डेथ हो गई थी, और ये हमारा नया बिल्कुल चैप, नया लड़का जो अधिवक्ता थे, जो कैंडिडेट थे, उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। पहले हम तो खैर उस क्षेत्र से जुड़े हैं, उससे जुड़े हैं कि जहाँ पर के हमारे अपने पूर्वजों ने तलवार से अपनी खुद गर्दन काट करके समर्पित कर दी हो। और उस जगह पे हम तो 10 बार कहते हैं इस बात को, और कहेंगे कि अगर उस बच्चे की जगह हमारी मौत हो जाती तो शायद हमारे परिवार वालों को भी इस बात के लिए ज़्यादा गम नहीं होता। लेकिन वो लड़का चला गया, पूरे उत्तर प्रदेश पे ही नहीं, जहाँ जहाँ तक न्यूज़ गई है उसमें लोगों को बहुत कष्ट हुआ है, और मैं तो बहुत ज़्यादा कष्ट में हूँ इसको लेकर के। अच्छा, अब आपने बात करी तो एक मेरे जहन में बात आ गई कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट या सुरक्षा को लेकर हम बात करें, जैसा जो अभी गोंडा में भी हुआ, या हर तरह के वकीलों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द सुनवाई होनी चाहिए? सर, आज इस बात को 4-5 साल हो गए, लगातार हम प्रोटेक्शन एक्ट के लिए मांग करते रहे, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई बार प्रतिवेदन दिए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया है, जबकि बहुत सी जगहों पर है, अन्य प्रदेशों में है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि आप बहुत सारी बातों को बड़ी निष्पक्षता से कह देते हैं, तो ये निष्पक्षता अधिवक्ता के लिए क्यों नहीं? उन्हें कायदे में चाहिए कि किसी का भी दबाव न माना जाए, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो दबाव नहीं मानते। तो उन्हें इससे बढ़िया मौका नहीं है कि इस न्याय के प्रहरी को, जो हर क्षेत्र के समाज की अपने गले में मतलब जो है क्या उसकी समस्या को डाल के चलता है, सॉल्व कराने की प्रयास करता है, उसके साथ आप जो है क्या इतनी मतलब विलम्ब मत करिए, उसे तत्काल जो है क्या लागू कर दीजिए। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ गड़बड़ियाँ हुई या जो भी रहा, तो एक संस्था है, जैसे हर संस्थाएं होती हैं, उनका ऑडिट भी होता होगा, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होती है, तो इस बारे में क्या आपका विचार है, कहना है? देखिए, चुनाव से पहले एक साधारण सभा होती है, मतलब अधिवक्ताओं की जितने भी मेंबर हैं, मैं मानता हूं कि 2,49,000 समथिंग जो वोटर है उसकी एक साथ नहीं हो सकती, लेकिन उनके डेलीगेट्स बुलाए जा सकते हैं, और उसमें बाकायदा बैलेंस शीट को बताया जाता है कि इस मद में इतना खर्च हुआ, इस मद में इतना खर्च हुआ, वकीलों की जो डेथ हो गई है उसमें इतना पेमेंट दिया गया,
तो वो अभी तक कभी भी नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ कि पिछले 7 सालों का या जितना भी ये 10 साल का बैलेंस शीट को ओपन कर दें, पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है आज तक जो वर्तमान में बैठे में नहीं, पर ये संस्था रजिस्टर्ड है, सब चीजें हैं, तो ऑडिट तो होती होंगी, ऐसी बात तो नहीं है कि ऑडिट नहीं हो सकती। निसंदेह ऑडिट होती है, लेकिन ऑडिट जो है वो सोसाइटी एक्ट में भी बात आती है कि ऑडिट जो हुआ है उसका विधिवत आम वोटर में, आम सदस्य में वो जानी चाहिए। मैं कहता हूं ये भी मत करिए, कार्यकाल आप बार एसोसिएशन जितनी भी डिस्ट्रिक्ट वाइज और तहसील वाइज हैं उन सब के लिए बैलेंस शीट की एक वर्ष की कॉपी भेज दीजिए ना, अभी एक साथ करा दीजिए, आप पिछले 10 वर्ष की सब कॉपी भेज दीजिए बैलेंस शीट की। तो मतलब आपका कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ घपला है। नहीं, बैलेंस शीट अगर ओपन नहीं है तो मैं मान के चलता हूं कि ये चाहे बेशक ईमानदार हो लेकिन कहीं ना कहीं तो बू आ रही है। नहीं, पर हर संस्था का बायलॉज बना होता है, बायलॉज कहता है कि भाई आप आम सदस्यों को भी एक बार एनुअल जनरल मीट बुलाइए या फिर अपने कार्यकारिणी सदस्यों, आम सदस्यों में एक बैलेंस शीट का दिखाइए कि क्या खर्चा हुआ, किस अकाउंट में क्या क्या गया, किस ले। अभी कुछ वर्ष पहले ये किया था, बिल्डिंग का उद्घाटन इन्होंने बार काउंसिल के नई बिल्डिंग बनाई थी जी। तब तो आपने सारे अध्यक्षों, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी सबको बुला लिया है ना, वो सिर्फ इस बात के लिए, और वहां भी केवल ये दबाव दिया जा रहा है कि आप लोग जो है क्या स्ट्राइक मत करिए। आप बुला रहे हैं हमें बिल्डिंग का उद्घाटन के समय, आपने सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को भी बुला रखा था, लेकिन वहां बात इस बात की कि आप हड़ताल मत करिए। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं बू आती है इसमें। नहीं देखिए, हाँ, बात अब हमको तो नहीं पता क्या चीज़ सही है क्या गलत है, लेकिन हम बात ये कर सकते हैं कोई भी संस्था होती है वो कहीं ना कहीं उस अपने बायलॉज से जो उन्होंने बनाए होते हैं उससे जुड़ी होती है, और हर संस्था को एक ट्रांसपेरेंसी निभाना बहुत जरूरी होता है, पारदर्शिता बहुत जरूरी होता है। बहरहाल हम अगर बात करें कि कुछ क्या आप लोग, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम अपना फर्ज निभाते हैं, तो फर्ज निभाने से हम लोग राइट्स तो मांगते हैं पर फर्ज निभाने की बात नहीं करते। ऐसी आपने अधिवक्ताओं के लिए बहुत सारी मांगे रखी, लेकिन क्या कुछ सुविधाएं भी आपको, सुविधाएं और सम्मान की अगर हम बात करें तो क्या वो भी चाहिए क्या? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, मैं केवल ही इस पक्ष में हूँ कि आम अधिवक्ता जो नीचे के स्तर, तहसील स्तर पर बैठा है उसका, और जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा है, दोनों का सम्मान बराबर का होना चाहिए, क्योंकि काला कोर्ट उस पर भी है, बैंड उस पर भी है, और बैंड तहसील के स्तर पर भी है, तो उसका सबका सम्मान होना चाहिए। जो भी होना चाहिए प्रत्येक के लिए होना चाहिए, एक के लिए नहीं। तो उस हिसाब से तो फिर आप कल को कह सकते कोई पेंशन योजना भी लागू होनी चाहिए। देखिए ये सरकार का और मतलब जो है क्या उनका निर्णय है, वो जो करेंगे वो करेंगे, उसमें हम हस्तक्षेप क्या करेंगे, लेकिन बननी चाहिए आबादी के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हैं जो बननी चाहिए। मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि एक तो प्रोटेक्शन एक्ट जो आम, और एक अधिवक्ता का कैशलेस मेडिकल बीमा बहुत आवश्यक है, और दूसरा ये है कि जो वकील रिटायर होने के बाद, जरूरी नहीं है कि सारे वकील बहुत सारे पैसे वाले हो जाते हैं, हर वकील का जो बुजुर्ग है जो 65 साल में रिटायर होकर चला जाता है, तो उसकी पेंशन योजना भी होनी चाहिए, जैसा झारखंड प्रदेश ने कर रखा है। जी नहीं, लेकिन ये तो आप सरकार से एक मांग रख रहे हैं अपनी, लेकिन अगर हम कैशलेस बीमा की बात करें तो वो तो बार काउंसिल खुद करवा सकती है क्या? बार काउंसिल आज ये नहीं कह सकती कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं इसी वजह से तो बैलेंस शीट की बार बार बात करता हूँ ना। आज की तारीख में 1 अरब रुपया होगा बार काउंसिल के पास, बैलेंस शीट दिखाओ ना, क्यों नहीं दिखा रहे हो? बहुत सारे मदों में आपके जितने भी मेडिकल के क्लेम हैं मेंबरान के, वो बता दें कि उन्होंने आज तक कितने ले लिए, और आम अधिवक्ता को जरूरत पड़ती है, उसे हार्ट ट्रबल हो जाती है, 50,000 तो आप दे ही सकते हैं कम से कम, वो भी नहीं देते। अच्छा, अगर आप हमारी तो खैर उम्मीद है और भगवान से प्रार्थना भी है कि आप जीत के आए, अगर आप जीत के आते हैं तो क्या आप ये बार काउंसिल में मांग उठाएंगे? बार काउंसिल में सबसे पहले ये प्रस्ताव होंगे सर, और मेरी तरफ से ही रखे जाएंगे, प्रस्ताव लिखे जाएंगे, और अगर उनको पास नहीं हुए, अगर वो पास नहीं होते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं उन प्रस्ताव की सर्टिफाइड कॉपी लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश भर में तहसील स्तर तक आम अधिवक्ता के बीच में जाऊंगा, कहूँगा आपके बीच में आया है और ये प्रस्ताव जो मैंने किए हैं इनको सहमति नहीं दी जा रही है, इनको पास नहीं किया जा रहा है, मैं खुल के कह दूंगा। बहुत बढ़िया। और इसके लिए करते हैं। और सर एक बात और कहना चाह रहा था कि अधिवक्ता जो तेज तर्रार अधिवक्ता होते हैं, या मान लीजिए
दो वकील मुकदमे लड़ रहे हैं एक ही मुकदमे को, एक पक्ष और एक विपक्ष, तो कहीं ना कहीं उसे प्रोवोक करके और शिकायत करा दी जाती है। बड़े बड़े बुजुर्गों के खिलाफ भी डीसी लग जाती है, ये डीसी का सीधा नोटिस दे देते हैं। वो नहीं होना चाहिए, ये प्रक्रिया बिल्कुल ख़त्म होगी। पहले जो जांच की जाएगी उसकी, जो शिकायत दी जाती है, और शिकायत पर बार एसोसिएशन जिसमें जहां वकालत करते हैं वो वहां उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वो उसकी विधिवत जांच करेंगे, और एक मेंबर चाहे तो अपनी तरफ से भी बढ़ा सकते हैं। उसकी जांच करने के बाद अगर वो जायज़ है तो खारिज करेंगे, मतलब उस पर एक्शन लेंगे, और अगर वो नाजायज़ है तो खारिज करेंगे अपने स्तर से ही। उसे डीसी का नोटिस वकील को नहीं लगना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए अगर लगा भी देते हैं तो फिर वहीं उसकी सुनवाई होनी चाहिए जहां पर वकील अपनी वकालत करता है, उसी ज़िले में या तहसील। और मेंबर को वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मेंबर को बहुत पैसा मिलता है इसके लिए, पर डेट का पैसा मिलता है, और 3 डेटों में उसे डिसाइड कर देना चाहिए। ज़्यादा डेटें नहीं लगनी चाहिए। मैं इसका विरोधी हूँ कि ज़्यादा डेटें नहीं लगनी चाहिए। सर एक बात और आपसे पूछनी है। मैं प्रैक्टिकली कई बार जाता हूँ जब दीवानी न्यायालय में, या जब देखते हैं हम लोग कि कुछ क्या बहुत तादाद में वकील लोग पेड़ों के नीचे बैठ के काम कर रहे हैं, कार्य करने को मजबूर हैं। तो कुछ चैम्बर की मतलब कुछ इस तरह का नहीं बनना चाहिए ढांचा बुनियादी? देखिए, एक जैसे लखनऊ में है चैम्बर्स हैं, इलाहाबाद में अभी नए चैम्बर्स बने हैं, लेकिन वहाँ भी अधिवक्ता के ऊपर बाहर भी डाल दिया गया है। अच्छा। कि जूनियर अधिवक्ता है वो 50,000 जमा करेगा जिसका लिस्ट में नाम आ गया, जो सीनियर है वो 1 लाख जमा करेगा, उससे सीनियर और उससे आगे जमा करेगा। तो मेरे ख्याल से इस तरह का बाहर तो नहीं होना चाहिए। जब सरकार पैसा दे रही है और सरकार बनवा रही है, और इतना बहुखंडी बिल्डिंग बनाई है 3-4 मंजिल की, तो उसमें पार्किंग है, तो मेरे ख्याल से उसमें रियायत करनी चाहिए अधिवक्ता को। और एक आंशिक ले सकते हैं कि 5,000 ले लिया, 10,000 ले लिया, लेकिन इस तरह से पैसा नहीं लिया जाना चाहिए, निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को खुद इस पर निर्णय करना चाहिए अपनी तरफ से, क्योंकि वो बिल्डिंग सरकार ने बनाई है, पैसा सरकार ने दिया है। तो क्या ये भी आपकी एक मांग, अगर आप जीत के आते हैं तो ये भी आपका एक मांग तो मैं आज से ही कर रहा हूँ सर, इसे अच्छा, आज से ही कर रहा हूँ। ये बताइए, जैसे बार काउंसिल में जो जीत के जाते हैं, तो अगर आप आगरा का प्रतिनिधित्व करेंगे या आप जीत के जाते हैं, तो आप लोगों को क्या अधिकार मिलेंगे और आप लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, व्यक्ति जो बार काउंसिल का मेंबर बन के जाता है वो पूरे 75 जिलों का होता है, एक ज़िले का नहीं। वो एक अलग बात है कि मैं आगरा ज़िले से हूँ तो मैं आगरा ज़िले का माना जाऊँ, मेरा स्थान हो सकता है, प्रैक्टिस स्थान हो सकता है, रहने का हो सकता है, जी बिल्कुल। लेकिन मैं 75 जिलों में जितने भी एडवोकेट्स हैं उन सब का एक प्रतिनिधि हूँ, उनका एक नुमाइंदा हूँ जी। और वो मुझे, या जितने भी बार काउंसिल के मेंबर बन के जाते हैं, वो अपना नेता नहीं जज चुनते हैं, वो उनके अधिकारों के लिए काम करता है। और सीधा बार काउंसिल जो है वो सरकार से अपना संवाद रखती है और उनके टच में रहती है। इस वजह से सरकार से बात मनवाने में 25 मेंबरान, चेयरमैन उन्हीं में से बनता है, डिप्टी चेयरमैन बनता है, उनका सीधा सीधा हस्तक्षेप रहता है और वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अब बात हम वही दोबारा करते हैं कि ये सब चीज़ें तो तब संभव होंगी ना जब ये चुनाव हो जाएंगे, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो निवेदन यही है कि अच्छे लोगों को चुनो, और जिनको आपने देख लिया 5 साल, 10 साल, 15 साल, बहुत से तो 20 साल से भी हैं, तो उनका आकलन कर लीजिए कि आपके लिए उन्होंने आज तक क्या किया। प्रोटेक्शन एक्ट तक लागू करा नहीं पाए वो आज तक। वो कहते हमने प्रस्ताव भेज दिया, प्रस्ताव से नहीं काम चलता। आप माननीय मुख्यमंत्री जी से कहिए, इससे बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा, या आने वाला भी मुख्यमंत्री कोई आएगा तो वो भी अच्छा होगा हमारे लिए। जो जनता का काम करता है हमारे लिए, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए और सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रख करके बात मनवाने का काम करना चाहिए। जी, तो आपकी मांग यही है कि जल्द से जल्द चुनाव हो, तिथि घोषित हो जाए और चुनावों के परिणाम सामने आ जाए। बिल्कुल निसंदेह। देखिए, ऐसा है कि बार काउंसिल का चुनाव नहीं हो गया, ऐसा लगता है कि जाने कितना बड़ा युद्ध चल रहा है, कितने चरणों में चुनाव करा लिए आपने, आखिरी में भी आप चुनाव करा नहीं पा रहे हैं। आपकी जो कमेटी है वो डिसीजन ले नहीं पा रही है, तो इन्हें करना चाहिए, तत्काल करना चाहिए। खामखा में वकीलों में और ज़्यादा आक्रोश होता जा रहा है, और ये आक्रोश अगर फूटा तो सड़कों पे भी उतर के आ सकता है। अच्छा, एक
जब लोग जीत के जाते हैं बार काउंसिल में, सदस्य होके जाते हैं जी। तो वहाँ भी कुछ ऐसे कुछ डिसिप्लिन कमेटी बनती है क्या, क्या होता है वो पूरी प्रक्रिया, जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं नहीं, देखिए बार काउंसिल का जो मेंबर होता है वो अपने आप में एक जज होता है। वकीलों के जजमेंट वो लिखता है, टीसी का जजमेंट वकील वही देता है। तो मेरा कहना यह है कि उनके लिए भी एक्शन होते हैं, उसके लिए भी एक अलग से कमेटी बनती है, और वो सारे वकील जो प्रदेश भर में हैं उनकी कमेटी के एक सदस्य होते हैं, वो उनके लिए एक्शन करते हैं। ये है। तो सर एक महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दिमाग में अभी अभी कौंधा है और ये बात बहुत अहम है। कई बार हम लोग जब अपने अपने शहर के दीवानी न्यायालयों में जाते हैं तो कई बार देखते हैं कि नीम के पेड़ के नीचे या किसी पेड़ के नीचे भी अधिवक्ता बैठे हुए हैं, अपनी कलम घिस रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं। तो कभी कभी मन में प्रश्न उठता है कि भाई कुछ ना कुछ तो उनके लिए व्यवस्था चैम्बर की या कुछ ऐसा होना चाहिए, क्या होती है या मुझे कुछ जानकारी नहीं है, आप इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाला वकील और तहसील में वकालत करने वाला वकील, दोनों का सम्मान और दोनों का अधिकार बराबर का है। अगर सुप्रीम कोर्ट में अच्छे चैम्बर हो सकते हैं, हाई कोर्ट में भी हाल में जो चैम्बर बने मैंने जिक्र किया, अगर हाई कोर्ट में चैम्बर बने हैं तो इसी तरह से इतने ही भव्य और अच्छे चैम्बर्स तहसील स्तर तक बनने चाहिए अधिवक्ताओं के, और सरकार इसमें अपना योगदान करती है। उसमें और योगदान करके उन्हें अच्छे चैम्बर बनवा करके दे वकीलों को, तो स्वाभाविक रूप से वकील का दिमाग भी लगेगा और उसे सही तरीके से पानी की व्यवस्था भी उसे मिलेगी। और महिला अधिवक्ता जो सबसे अग्रणी रहती हैं उनको अधिकार तो मिलते हैं लेकिन उनको सुविधा नहीं मिलती। उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, भोजन कक्ष बनना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालयों की व्यवस्था होनी चाहिए, ये अलग से होना चाहिए। तो ये सब काम हम लोग अगर पहुँचते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से अनुग्रह करके विनम्रता के साथ इन सब कामों को कराने का काम करेंगे। तो मतलब आप अगर पहुंचेंगे तो ये आपका एक सबसे बड़ा मांग भी रहेगी, आपका प्रस्ताव भी रहेगा और आप इसको पूरी कराने के पूरे लिए कराने का काम करेंगे। जी। दूसरा ये है कि जैसे अभी हाल में हमारे संतोष मिश्रा साहब की गोंडा में हत्या हुई जी, गोंडा में जी। और ये हत्या बड़ी भीभत्स हुई कि 3 4 5 जितने भी लोग थे उन्होंने लाठी और डंडों से उन्हें मार मार के लहूलुहान करके और वहीं हॉस्पिटल तो ये मान लीजिए कि मरी स्थिति में लेके गए थे, वहाँ दम तोड़ दिया उन्होंने। इस पर मेरा एक प्रश्न सरकार के साथ भी कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो प्रतिनिधि होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो सरकार के बिहाफ पर अपने जनपद में डिसीजन लेता है और एसएसपी उनका सहयोगी होता है। इतनी बड़ी घटना हो गई और आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। तत्काल एक्शन लिया जाना चाहिए था। और मेरे ख्याल से ये घटना, चूंकि इसकी शिकायत पहले से भी की हुई थी कि यहाँ विवाद हो सकता है, तो वहाँ फोर्स लगाते कुछ भी करते तो मानता हूँ कि वकील की निर्मम हत्या नहीं होती। इस वजह से मेरा मानना ये भी है कि संविधान में जितनी प्रदत्त शक्तियाँ हैं आम नागरिक को, वो तो वकील है, समाज का सजग प्रहरी है। हत्या हो गई और आप बाद में उनके 5 दिन बाद जो है कि पकड़ पाए 3 लोगों को, ये बड़ा घृणित कार्य हुआ है। अगर एक आदमी पूरे जनपद में कहीं भी भूख से मरता है तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है, चूंकि वो उत्तर प्रदेश सरकार बन के बैठा है जिले में, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो इस पर विचार करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और भविष्य में ऐसी गलती न हो, किसी भी अधिवक्ता के साथ इस तरह की कोई घृणित कांड न हो, इस पर सरकार को सजग रहना चाहिए, उनके नुमाइंदों को सजग रहना चाहिए। अच्छा, अब हम चलते चलते आपसे एक सवाल पूछेंगे। पहला सवाल, आपने कह दिया कि आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये चुनाव की तिथि घोषित की जाए, चुनाव किए जाएं, ताकि एक निष्पक्ष जो एक टीम है वो सामने आए और कार्य करे। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे और यही सबसे कहेंगे कि जल्द से जल्द ये चुनाव होने चाहिए और अच्छे लोग आगे आने चाहिए, भले ही वो पुराने हो, अगर उन्होंने अच्छा कार्य किया तो वो आगे आए या नए आगे आए, जो भी हो, लेकिन अच्छे के लिए हो, क्योंकि आप सबके लिए ये चीज़ बहुत अहम जरूरी है। दूसरी अहम बात यह है कि अगर आप जीत के आते हैं तो हम सब जितने भी आगरा के वकील हैं या 75 जिलों के जो वकील जो नुमाइंदा बन के आएगा, तो उनकी कुछ ना कुछ उम्मीदें होंगी, तो आप उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, उसके लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जिन जनपदों में चुनाव हो गए, मैं उन सभी अधिवक्ताओं को धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि आपने
बहुत अच्छे तरीके से चुनाव संपन्न कराया और बहुत बड़ा योगदान रहा आपका। आपने जिसको प्यार दिया, जिसको वोट दिया, वो वहाँ पहुँचेगा बार काउंसिल में। आपने मुझे वोट दिया है या नहीं भी दिया है, तब भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ और मैं चुन के पहुँचता हूँ, तो मुझे ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे किसने वोट दिया या किसने नहीं दिया। वोट तो पेटी में बंद रहता है। मैं हमेशा लड़ाई लड़ता रहूँगा, हर अधिवक्ता की लड़ूंगा। जो जायज़ मांग होंगी और उनके इज्जत की बात होगी, स्वाभिमान की बात होगी, मैं उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा और उसके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। चलते चलते एक संदेश और आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो सभी जहाँ चुनाव नहीं हुआ है उन अधिवक्ता, बहुत सीनियर अधिवक्ता लखनऊ में मैं मिला, सबसे बहुत प्यार मिला मुझे। और मेरा तो सभी से निवेदन है ये कि आप मुझे 106 नंबर पर प्रथम वरीयता का अगर मतदान करके बार काउंसिल में पहुँचाते हैं तो मैं जब तक बार काउंसिल सदस्य रहूँगा आपका ऋणी रहूँगा, और जब तक मेरी सांसें चलेगी तब तक मैं आपके हमेशा साथ खड़ा रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे यहाँ आए और अपनी बात रखी। और अहम बात यही है कि हम भी चाहेंगे और सब चाहेंगे कि जल्द से जल्द तिथि घोषित हो, जल्द से जल्द ये चुनाव संपन्न हो और अच्छे लोगों की टीम सामने आए। नमस्कार।